करते हुए इस वेबिनार के सूत्रधार श्री डॉक्टर पवन शर्मा जी, डॉक्टर वी के अग्निहोत्री जी और मेरे वरिष्ठ दिनेश्वर प्रसाद जी को प्रणाम करते हुए आज के इस विषय पर थोड़ी चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे जो YouTube के श्रोतागण हैं, जो YouTube को इस चैनल को देख रहे हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। और ये विषय उन लोगों के लिए है जो फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल करते हैं, खास करके जो इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली जो रिसेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं, खास करके इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रांस अटलांटिक ट्रांस पैसिफिक ट्रैवल करने वाले हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो फ्रीक्वेंटली शिफ्ट ड्यूटीज में हैं, जो 24/7 टाइप के जॉब प्रोफाइल वाले हैं, उनके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जेट लैग को केवल हम अगर उतना ही समझे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उनके लिए है, ऐसा नहीं है। पर आज काफ़ी सारे ऐसे वर्क प्रोफाइल हैं, वर्क कंडीशन है, या जहाँ पर लोगों को रात को सोने को नहीं मिलता है, तो उसकी क्या बॉडी पर इफेक्ट होती है और उसको किस प्रकार से हमको मैनेज करना चाहिए, और उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को किस प्रकार से हमें मिनिमाइज करनी चाहिए। जब तक व्यक्ति काम कर रहा है तब तक तो दिक्कत नहीं होती है, पर जब काम से रिटायर होता है, एक समय ऐसा आने वाला है कि जब व्यक्ति काम से रिटायर होने ही वाला होता है, 58 हो, 60 हो, 62 हो या 65 हो, 65 के बाद यूजुअली जो है वो कोई एक्टिव वर्क में नहीं रहते, तो उस समय जो लोग इस प्रकार के काम से रिटायर होते हैं उनको दिक्कत काफी ज्यादा होती है। तो उन लोगों के लिए ये वेबिनार, ये प्रेजेंटेशन ये उपयोगी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन प्रस्तावना के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर शुरू करता हूँ। मैं अपना पूरा ये वक्तव्य मेरे दादाजी को डेडिकेट करता हूँ, जिनसे मैंने जो कुछ भी सीखा है और जो भी आज वाणी बोल रहा हूँ वो केवल और केवल उन्हीं के आधार पर है। शब्द वाक्य डॉक्टर सीपी शुक्ला जी के हैं, केवल ये मेरे मुंह से निकल रहे हैं, केवल उतना ही मेरा जो है वो सौभाग्य है। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज जेट लैग, ये काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ये जो प्रस्तावना रखी, तो ये जेट लैग क्या होता है उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। ए कंडीशन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइकोलॉजिकल and physiological effects such as fatigue, irritability occurs following long flight through several time zones and probably results from disruption of circadian rhythm in the human body. This is from the Merriam-Webster Medical Dictionary. तो ये सिंपली ये बताता है कि जब आप टाइम जोन को ट्रैवल करते हो, खास करके 3 टाइम जोन से ज्यादा को अगर आप ट्रैवल करते हो और ऐसी कंडीशन में आप जाते हो, तो बॉडी को एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं तो दिक्कत होती है। यस सर, एनी चेंज इज रिक्वायर्ड? Please mute your all mics except speaker. Please mute. तो जब कोई भी व्यक्ति 3 जोन से ज्यादा जोन्स को ट्रैवल करता है तो यहाँ पर उनको इफेक्ट देखने को मिलती है। अगर इंडिया की ही बात करें तो फार ईस्ट और फार वेस्ट, द्वारका इज एट द फार वेस्ट, और अरुणाचल प्रदेश या फिर इम्फाल, दे आर एट द फार ईस्ट। अगर कोई व्यक्ति वहां से एयर ट्रैवल करके आता है तो उसको इसकी इफेक्ट जो है वो देखने मिल सकती है। अगर इससे बड़ा देश हो जैसे रशिया है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जहाँ पे लेंथ जो है ये ज्यादा है, वहां पर ये इफेक्ट एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने पर ये देखने को मिलती है। रशिया में 7 टाइम जोन्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट में ट्रैवल करने पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दिस इज टिपिकल डेफिनेशन फॉर जेट लैग। पर जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों की वर्किंग कंडीशन ऐसी होती है जिनको शिफ्ट में काम करना पड़ता है। कुछ जामनगर के पास में 2 मेगा इंडस्ट्री हैं, और ये ऑयल जायंट्स हैं, इंडिया के, वर्ल्ड के ऑयल जायंट्स में कहूँगा। तो एसआर और रिलायंस और जो यहाँ पर काम करते हैं उनको कंटिन्यूअसली एक ही शिफ्ट नहीं दी जाती है, इनको 2-2 दिन की जो है ये शिफ्ट होती है, और इसमें उनको
एक प्रकार से 8-8 घंटे पर काम करना होता है। फर्स्ट शिफ्ट होती है वो 8 से लेकर के 2 बजे तक, 2 से लेकर के 10 बजे तक, और 10 से 8 बजे तक, इस प्रकार से रहती है। और हर 2 दिन के बाद ये शिफ्ट होती रहती है। जिन लोगों की ऐसी प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल रहती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि जहां पर उनको सोने का, जगने का, खाने का, पीने के टाइम में प्रॉब्लम हो, उस समय ये प्रॉब्लम होता है। अब कैसे होता है इसको थोड़ा जो है वो और डिटेल में हम देखते हैं। तो जेट लैग अकर्स व्हेन our internal clock is not synchronized with local time after traveling across time zones। तो हमारी जो है ये बॉडी की एक प्रकार की घड़ी होती है, जिसको मैं यहाँ पर दिखाने का चाहूंगा। हम जिस जगह पर रहते हैं, हमारी बॉडी पर इफेक्ट सनलाइट की डे रिदम की होती है। आयुर्वेद की अगर हम बात करें, तो आयुर्वेद में अग्नि की स्थिति पर विचार किया गया है ऋतु के अनुसार, और ऋतु चक्र की इफेक्ट्स बॉडी पर। और इनमें 3 फोर्सेस की इफेक्ट बॉडी पर जो है ये होती है। उसमें पहला सूर्य की इफेक्ट, सनलाइट, डे टाइम, नाइट टाइम, सनराइज सनसेट की। नेक्स्ट वन इज नाइट टाइम, टोटल नाइट टाइम। और तीसरी जो है ये विंड्स की भी जो है ये इन दोनों के रिदम के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। तो इंडिया में ये काफी क्लियरली एग्जिबिट होते दिखते हैं। और ये 6 अलग अलग सीजन्स के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए जब हम आयुर्वेद में पढ़ाते हैं तो उसको ऋतुचर्या के हिसाब से पढ़ाते हैं। अगर ऋतुचर्या का यहाँ पर तो जो है ये विषय काफी जो है ये अंतर पड़ जाएगा, और ये हम विषय से काफी दूर चले जाएंगे, इसलिए इसको जो है मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ। जब कभी भी ये मौका मिलेगा तब हम ऋतुचर्या में अष्टांग हृदय ने जो वर्णन किया है उस पर थोड़ा जो है वो अलग से विचार रखेंगे। पर यहाँ पर ये अवकाश नहीं है, तो इसको हम सीमित करते हुए केवल यहाँ पर हाईलाइट दे करके मैं छोड़ देता हूँ कि अष्टांग हृदय में इन फोर्सेस की बॉडी पर इफेक्ट की बात रखी गई है। तो ये सर्केडियन रिदम होती है। अब सर्केडियन रिदम करता क्या है कि हमारे जो है ये बॉडी में बॉडी ह्यूमर्स, जो हॉर्मोन्स होते हैं, शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे कलेक्टिवली हॉर्मोन्स या एंजाइम्स के रूप में कहा जाता है। तो ये बॉडी को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन ये मॉर्निंग में बढ़ते हैं, जो हमको उठाने में, स्लीप से अवेकनिंग के रूप में काम करते हैं। उसी प्रकार से जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, वैसे वैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, कैटेकोलामीन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, जो हमको एनर्जी यील्ड करने में, अपना काम करने में, रिस्पॉन्स देने में हमको मदद करती है। और अंत में जाकर के जब स्टेरॉयडल हार्मोन्स बढ़ते हैं तो पर्सन को जो है वो स्लीप आने लगती है, नींद आने लगती है। 10 बजे, 11 बजे सो गए तो सो गए, अगर 11:30 बज गए तो हमें सोने में दिक्कत होती है। इसी प्रकार से फूड में ये होता है। तो ये जो चीज बनती है, जो एक टोटल तो आपके 24 आवर्स में होने वाली पूरी घटनाक्रम है, तो उसको हम इंटरनल क्लॉक कहते हैं, सर्केडियन रिदम इसे कहते हैं। ये एक रिदमिक मूवमेंट है, तो इसको रिदम कहते हैं। सर्केडियन मीन्स अराउंड द क्लॉक, तो इट इज सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम और बॉडी on internal clock is a natural 24-hour cycle that regulates sleep, metabolism, hormonal release। तो ये क्योंकि अल्टीमेटली जो बॉडी की जो भी फिजियोलॉजी है, जो भी हम क्रियाकलाप देखते हैं, वो इन्हीं के आधार पर ये होती है। एनी डिस्ट्रप्शन ऑफ दिस रिदम ड्यू टू ट्रैवल कैन लीड टू मिसअलाइनमेंट कॉजिंग सिम्टम्स एसोसिएटेड विद जेट लैग। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ये फटीग होती है, थकान लगती है, नींद आने में दिक्कत होती है, काम करने में, कंसंट्रेशन में दिक्कत होने लगती है। अगर दिन में है, दिन के टाइम में नींद आती है और रात को जगते रहते हैं, जो खास करके इंडिया से यूएस जाते हैं और डायरेक्ट फ्लाइट्स में जाते हैं, उनको ये दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। ये प्रॉब्लम 1 से 2 दिन से लेकर के 15 दिन तक, महीने भर ये हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम अलग अलग इंडिविजुअल के मेंटल सेटअप पर, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से, एज के हिसाब से इनकी इफेक्ट ये अलग अलग हो सकती है। तो नेक्स्ट सिम्टम जो उसमें देखा जाता है वो इरिटेबल, दे बिकम इरिटेबल। उनको बुलाया तो भी जो है ये उनको अच्छा नहीं लगता। तो अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी ऑफ जेट लैग्स हेल्प्स टू मैनेज इट इफेक्टिवली। तो क्या क्या है? तो जरके जेट लैग, सर्केडियन रिदम डिसहार्मनी कैसे होती है, तो ये मैंने ऑलरेडी जो है वो बात की है। अब
कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज स्लीपलेसनेस। पेशेंट स्लीपलेसनेस की